हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अर्जुन कोचिंग क्लासेस। अर्जुन कोचिंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि दोस्तों पिछले कुछ दिनों से काफ़ी कमेंट्स आ रहा था कि ग्रुप डी की तैयारी कैसे करें, तो इस पर मैं ग्रुप डी स्टाफ जो कि करकेली में पोस्टेड है ना, उनका मैं इंटरव्यू ले रहा हूं और आप इनको देख के काफ़ी मोटिवेट होंगे। ठीक है, तो चलिए ग्रुप डी की तैयारी कैसे करते हैं, सर से पूरा इंट्रोडक्शन A to Z आपको इस इंटरव्यू के माध्यम से मिलेगा। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम हेमलाल साहू है। अच्छा सर, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ, जिसमें बालोद जिला के अंतर्गत आता है मेरा घर। जी। तो सर आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है सर? मेरी क्वालिफ़िकेशन है, डिप्लोमा किया हूँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज धमतरी से। जी। और उसके बाद मैंने प्राइवेट किया था बैचलर ऑफ आर्ट्स में। जी। वो मैंने कल्याण कॉलेज दुर्ग से किया है। अच्छा जी। तो सर आपने इससे पहले क्या जॉब में थे आप? मैं इससे पहले फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंतर्गत था, जिसमें छत्तीसगढ़ लघु वनोपज संघ करके एक संस्था है। अच्छा। उसमें मैं शहद मैनेजर के पद पर पदस्थ था। शहद मैनेजर? हाँ, बिलासपुर वनवृत्त। जी। तो सर इसके बाद आपने फिर ग्रुप डी की तैयारी कैसे की? मैं एक्चुअल में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में आने से पहले भिलाई नगर में एक संस्था है जिसमें चंदू सर कोचिंग क्लास लेते हैं, उसमें मैंने मैथ्स रीजनिंग का कोचिंग किया था। जी। जो हमको शॉर्टकट ट्रिक के माध्यम से अच्छे से पढ़ाते हैं, तो मेरा मैथ्स रीजनिंग जो है वहीं से स्ट्रांग हो गया था। जी। और मात्र मुझे जीके पढ़ना था, तो मैंने लुसेंट का बुक प्रीफर किया। अच्छा। और जो भी करेंट अफेयर होता था वो बिलासपुर में बुक डिपो से मिल जाता था, उससे पढ़ लेता था। जी। तो सर आप ये बताइए कि जैसी अगर आप जब तैयारी कर रहे थे तो आप कितने कॉन्फिडेंट थे कि ये पोस्ट निकल जाएगा? आपको कितनी उम्मीद थी आपसे? मेरा तो लक्ष्य ग्रुप डी में आने का नहीं था, मैं उससे बड़ा सोच रहा था। लेकिन जब मैं ग्रुप डी का एग्ज़ाम दिया तो मुझे ऐसा लगने लगा था कि मेरा सिलेक्शन हो चुका है। जी। क्योंकि मुझे जो चंदू कोचिंग क्लासेस के अंदर जो मुझे मैथ्स रीजनिंग जो मुझे मिला था, उसमें मैं बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया था। तो मेरा एक्चुअली मैथ्स रीजनिंग ही स्ट्रांग था, जिसके बेस पे मैं यहाँ पे आया। मतलब बोलना चाहे सर कि मैथ्स रीजनिंग अगर आपका स्ट्रांग है तो काफ़ी चांसेस बढ़ जाएंगे। हाँ, क्योंकि उसमें श्योरिटी ज़्यादा रहता है। जी सर, अभी की वैकेंसीज के बारे में आपको अगर नॉलेज होगा तो थोड़ा बताएंगे, क्योंकि अभी लगभग सर 1,03,769 वैकेंसीज है। ठीक है। हाँ। और अगर फॉर्म भरने की बात की जाए तो 1.15 करोड़ मतलब 115 करोड़ फॉर्म भराए हैं। ठीक है। तो सर कंपटीशन कितना होगा पहले के कंपैरिजन में? देखिए, हम लोग जब एग्जाम दिए थे उस समय कंपटीशन अभी की अपेक्षा बहुत ज़्यादा था। अभी जो है वैकेंसी कम है, लेकिन जो मतलब फॉर्म भरने वाले लोग हैं वो लोग बहुत ज़्यादा हैं। हाँ। मतलब कम है, सॉरी। हाँ। तो अभी जो है अगर एक पोस्ट में आपको जाना है नॉर्मली, हाँ, तो आपको 115 लोगों से फाइट करना पड़ेगा। अच्छा, एक तो पोस्ट के लिए 115 कैंडिडेट्स। हाँ, तो पहले की अपेक्षा भी कंपटीशन बहुत कम है, तो आप भी थोड़ा अच्छे से तैयारी करेंगे तो आसानी से जा सकते हैं। आप सर कौन से मतलब ग्रुप डी दिला है? 2018 वाले? हाँ, मैं 2018 में दिया था। जी। हाँ। तो उस समय कितनी वैकेंसीज थी सर? 62,000 समथिंग उस समय वैकेंसीज थी, और लगभग वही 1.25 करोड़ लगभग फॉर्म भराया था। हाँ, ठीक है। तो सर इसके बाद अगर मैं, जैसे आपने तैयारी बताया कि आपने मैथ्स के और रीजनिंग ये सब की तैयारी के बारे में बताया, तो आपने जब क्वालिफाई किया, ठीक है, जब रिटन एग्ज़ाम में गए तो रिटन के बाद आपको कितना एक्सपेक्टेशन लगा कि हाँ मैं निकाल सकता हूँ ये एग्ज़ाम? हाँ, मुझे रिटन एग्ज़ाम देने के बाद लग गया था कि मेरा हो जाएगा, क्योंकि मेरा जो मैथ्स रीजनिंग था वो बहुत कॉन्फिडेंट था उसमें। अच्छा जी। तो सर रिटन एग्ज़ाम आपका कितना मार्क्स आया था रिटन एग्ज़ाम में? रिटन एग्ज़ाम में मेरा लगभग 66 आया था। वो रॉ मार्क्स था सर? हाँ, रॉ मार्क था। अच्छा। उसके बाद नॉर्मलाइजेशन मेरा जो पेपर था वो इजी सेट में आया था, इस कारण मुझे 4 पॉइंट ही मिला था, तो टोटल 70 हो गया था। 70 मार्क्स आपका आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। और सर कट ऑफ कितनी गई थी ओबीसी की उस समय? उस समय ओबीसी की कट ऑफ लगभग 69.8 गया था, और अच्छा, मैं 0.2 मार्क्स से मतलब इधर आके आपने नौकरी आपको मिल गई। बहुत अच्छे। उम्मीद से मतलब बहुत ज़्यादा कट ऑफ आ गया था, मैं एक्सपेक्ट नहीं किए थे, क्योंकि कंपटीशन भी ज़्यादा थी उस समय। कंपटीशन भी ज़्यादा था, मतलब जितने भी फॉर्म भरे थे बहुत ज़्यादा लोगों ने फॉर्म भरा था। जी सर, तो इसके बाद आपने जब जब आप क्वालिफाई किए तो आप उसके बाद आपको फिजिकल के लिए कितनी समय मिली? हाँ, एक्चुअली मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा ग्रुप डी में हो जाएगा, इसलिए मैं जो फिजिकल होना था उसके 2 महीने पहले मैंने रनिंग चालू कर दिया था। अच्छा, 2 महीने आपने प्रैक्टिस 2 महीने डेली मैं शाम को
1 घंटे 1.5 घंटे तक रनिंग करता था। अच्छा। हाँ। सर तो आप अपने रनिंग के दौरान कितने मीटर की आप दौड़ लगाते थे, प्रैक्टिस करते थे? मैं लगभग 1.5 किलोमीटर का रेंज था। अच्छा। उसमें टाइम सेट करके मैं दौड़ता था, तो लगभग 5 मिनट के अंदर वो 1.5 किलोमीटर कवर कर लेते थे जी। और सर तो फिर आपको एग्ज़ाम कितने सेकंड में आपने क्वालिफाई किया और कितने मांगे गए थे 1 किलोमीटर? उसमें 1 किलोमीटर दौड़ने के लिए हमको 4 मिनट 15 सेकंड का समय दिया गया था, लेकिन मैं उसको 3 मिनट के अंदर ही कवर कर लेता था। अच्छा, 3 मिनट में कर लेते थे, मतलब आपकी काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो हाँ, गई थी। और आपने जब आपने फिजिकल जब क्वालिफाई कर लिया तो आपको कितनी उम्मीद थी कि अब तो फाइनल होना ही है, और कितने लोग फिजिकल के लिए बुलाए थे सर उस समय? उस समय जब मैं फिजिकल दिया था तो लगभग श्योर लग रहा था कि मेरा हो ही जाएगा। हाँ। लेकिन मैं अपने जॉब में व्यस्त था, तो अचानक मुझे जब कॉल लेटर आया जी, तो मुझे पता चला कि मेरा हो चुका है। सर मुझे जहाँ तक नॉलेज है 3500 लोग फिजिकल के लिए बुलाया गया था। हाँ जी। तो उसमें सर जब फिजिकल आप पास कर लिए, ठीक है, तो उसमें कितने कैंडिडेट्स लोग फिजिकल पास कर पाए और कितने फेल हो पाए इसमें? उसमें लगभग 1600 कैंडिडेट लोग फिजिकल पास कर लिए थे और 1900 लोग लगभग फेल हो गए थे। तो सर इसके बाद का भी एक स्टेज था? हाँ, उसमें 1159 वैकेंसी था, लेकिन 1152 लोगों का ही ज्वाइनिंग हुआ था। हाँ, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल के लिए बुलाया गया था 1152 कैंडिडेट्स को। तो सर जैसे 3500 लोग फिजिकल के लिए बुलाया गया है, मतलब कॉम्पिटिशन अभी भी काफ़ी बाकी था, क्योंकि सिर्फ वैकेंसीज 1159 पोस्ट थी। तो आपको उसके बावजूद कितना मतलब उम्मीद लग रहा था, मतलब फिजिकल निकालने के बावजूद कैंडिडेट्स लोग कटे थे वहाँ पर, है ना? तो उसके बावजूद आपको कितना उम्मीद लग रहा था आपकी कि सिलेक्शन हो ही जाएगा, क्योंकि काफ़ी स्टेज से गुजरना रहता है। ग्रुप डी की भी नौकरी आज के डेट में काफ़ी स्टेजेस के बाद होती है, मतलब सिलेक्शन, फाइनल सिलेक्शन। तो कितनी उम्मीद थी सर आपको उस समय? मेरा तो ऐसा लग ही रहा था कि मेरा हो जाएगा, लेकिन मैं उतना उसमें ग्रुप डी के लिए उतना सोच नहीं रहा था। मुझे कंफर्म ही था कि मेरा हो जाएगा। अच्छा। हाँ। सर तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहाँ हुआ? मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है बिलासपुर में हुआ था। अच्छा। हाँ। सर तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में के बाद आपको मेडिकल उसी दिन हुआ आपका? हाँ, मेरा मेडिकल उसी दिन हुआ था। और कहाँ हुआ था सर? वो भी बिलासपुर में ही हुआ था। बिलासपुर में। तो कितने दिन में मेडिकल प्रोसेस के लिए 2 दिन लगा। मुझे फर्स्ट दिन बुलाया था, उस दिन लेटर वगैरह साइन वगैरह करवाया, उसके बाद दूसरे दिन आने को बोले थे। जी। तो सर मेडिकल में आपको क्या क्या टेस्ट किया गया? मेडिकल में पहले यूरिन टेस्ट हुआ, ब्लड टेस्ट हुआ। जी। और 2-4 और टेस्ट हुआ था। हाँ। तो सर इसमें काफ़ी मतलब क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाइड्रोसेल टेस्ट भी होता है, पाइल्स टेस्ट भी होता है, क्या ये सारे टेस्ट? ये सब होता है, लेकिन ऐसी नॉर्मली होता है, उतना ज़्यादा दिक्कत उतना नहीं, कोई टफ नहीं था। और हार्ट का सर ECG हुआ था? हाँ, ECG भी हुआ था और आई टेस्ट भी होता है। इसमें आई टेस्ट में रहता है, इसी के आधार पर आपका आई का जी जो है A2 है, A1 है, जो भी है वो डिसाइड होता है। सर मेडिकल स्टैंडर्ड में बात की जाए तो A2 से स्टार्ट होता है ग्रुप डी की मेडिकल स्टैंडर्ड। तो आपको कौन सी मेडिकल स्टैंडर्ड? मुझे A2 ही मिला था जी। मेरे साथ जितने भी कैंडिडेट थे लगभग 5-6 लोग गए थे, उसमें मुझे A2 मिला, बाकी को फिर भगा दिया गया चश्मा के लिए। क्यों? क्योंकि उनका आई विजन ठीक नहीं था। अच्छा, आई विजन ठीक नहीं था तो उनको डिस्क्वालीफाइड कर दिया? डिस्क्वालीफाई नहीं, उनको आई टेस्ट करवा के उसके प्रेफरेंस अच्छा चश्मा लेके आना था। अच्छा। तो सर अब बात किया जाए कि लेज़र आई ऑपरेशन वाले लोग का कुछ आपको नॉलेज है कि लेज़र आई ऑपरेशन को ग्रुप डी में लेते हैं कि नहीं? नहीं, लेज़र आई ऑपरेशन के बारे में तो नहीं लेते हैं, है ना? लेज़र आई ऑपरेशन वाले कैंडिडेट्स को नहीं लिया जाता है ग्रुप डी में सर, है ना? और ये तो हो गया सर आपके डॉक्यूमेंट, फिर मेडिकल। उसके बाद क्या हुआ था सर? उसके बाद भी आपको इंतज़ार करना पड़ा होगा? हाँ, उसके बाद इंतज़ार करना पड़ा था। मैं भूल गया था कि मेरा ग्रुप डी में जाना है, ऐसा करके मैं अपने जॉब में व्यस्त था, वही फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में। फिर अचानक घर से कॉल आया कि लेटर आया करके। अच्छा, लेटर आया था सर? बाई पोस्ट आया था। और फिर मेल आया था? मेल आया रहा होगा, मैं मेल चेक नहीं किया था जी। लेकिन बाई पोस्ट लेटर आया था, उसके बाद मुझे पता चला कि हो चुका है करके। अच्छा। तो सर फाइनली जब आपको पोस्टिंग मिला तो मतलब लेटर आने के बाद कितने महीने बाद आपको फाइनली पोस्टिंग मिला? लेटर आने के लगभग 10-12 दिन बाद मेरा ज्वाइनिंग था बिलासपुर में ही। अच्छा। हाँ, बिलासपुर में ही ज्वाइनिंग था जी। तो सर आपकी जब ज्वाइनिंग हो गई, फिर आपने जब फर्स्ट मंथ की पेमेंट उठाई तो आपको कितनी खुशी हुई वहाँ पर से, क्योंकि आपने सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन चुके थे, वो भी रेलवे के? तो एक्चुअली मैं
शुरू से जॉब कर रहा था तो मुझे उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, लेकिन मेरे बहुत सारे दोस्त लोग थे जो बेरोजगार थे, पहली बार जॉब में आए थे। उनके अकाउंट में जब 31 या 30 तारीख को जब सैलरी क्रेडिट का जो मैसेज आया तो लोग खुशी से झूमने लगे थे, तो मैं भी उनके साथ झूमने लग गया। एंजॉय किए काफी। ठीक है सर, तो अभी आपको कितना टाइम हो गया? मुझे अभी लगभग 1.5 साल हो गया है यहाँ। अच्छा, और ज्वाइनिंग कब हुई थी सर? मेरा 19 सितंबर 2019 को हुआ। 17 सितंबर 2019 को आपकी ज्वाइनिंग हुई। ठीक है, तो सर अभी आप ये बताएंगे कि जिस पोस्ट में है, ठीक है, ट्रैक मेंटेनर पोस्ट में है, तो सर आपको कैसा लगता है जॉब? एक्चुअली आप लोग जब पहले इस काम के लिए आओगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये बहुत हार्ड काम है, हमसे नहीं होगा। अच्छा, हम नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। इसमें आपको लगेगा कि इसमें फिजिकल वर्क ज़्यादा करना पड़ता है, ज़्यादा मेहनत करना, क्योंकि आपको इसके बारे में, काम के बारे में जानकारी रहता नहीं, इसलिए हर काम जो है टफ लगने लगता है। फिर धीरे धीरे आप जब काम करते जाओगे तो आपको लगता है कि ये तो बहुत आसान काम है, तो मैं भी कर लूँगा। अच्छा। फिर ऐसे धीरे धीरे आपको आदत पड़ जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैं काम कर रहा हूँ करके। तो इसमें उतना ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे सब हो जाता है। बहुत से मेरे दोस्त लोग आए हुए हैं जिन्होंने अपने घर से कभी बाहर काम के लिए निकला ही नहीं था, वो कंटिन्यू पढ़ाई में ही व्यस्त थे, लेकिन अचानक यहाँ आ गए, फिर घबराने लगे कि हमसे काम नहीं होगा, हम कैसे करेंगे। उनके माइंड प्रेशर होने लगा। वो कई लोग तो डिजाइन देने का भी सोच रहे थे। अच्छा। हाँ, फिर धीरे धीरे उनको पता चला कि हम लोग नहीं गए तो अच्छा हुआ, बेरोजगारी से अच्छा ही है, तो काम करने लग गए। तो लेकिन सर आपने कभी गिव अप नहीं किया अपने टाइम में? नहीं, मैंने नहीं किया। और अभी फिलहाल आपको ऐसा लगता है सर कि कुछ मेंटल टेंशन है इसमें? नहीं, इसमें मेंटल टेंशन तो नहीं है, मेंटल टेंशन वाला जॉब नहीं है। आप जैसे कि बड़े अधिकारी लेवल के पोस्ट में रहोगे तो उसमें मेंटल टेंशन रहेगा। इसमें क्या है, थोड़ा बहुत फिजिकल वर्क करना है और यहाँ से निकलने के बारे में ही सोचना है, क्योंकि अगर आप रेलवे में आ गए तो आपके लिए बहुत ज्यादा चांस है कि आप आगे पोस्ट में जा सकते हो। जैसे बीच बीच में LDC GDC का निकलता रहता है, उसके लिए आप तैयारी करते रहिए, उसमें फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। तो आप इसमें आओगे तो 10वीं बेस या ITI बेस पे ये जॉब है जी। पहले तो अभी 10वीं बेस से ही चल रहा था, लेकिन अभी भी जो ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है वो भी 10वीं बेस पे है, लेकिन जो आगे अभी एग्जाम होगा उसमें ITI को भी ला दिया गया मतलब है। सर 10th प्लस ITI? हाँ, 10th प्लस ITI जी। लेकिन अभी क्या है कि आप हायर क्वालिफिकेशन से आए हैं और आपको 10th बेस पे काम करना पड़ रहा है जी। तो आपके अंदर से फील होता रहता है कि मैं वेल एजुकेटेड हूँ और मैं ये क्या काम कर रहा हूँ। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको अच्छे से तैयारी करना है और आगे आप SSC JEE स्टेशन मास्टर इन सब पोस्ट में जा सकते हैं आपके क्वालिफिकेशन के हिसाब से। तो आपका क्वालिफिकेशन यहाँ बहुत काम आएगा क्वालिफिकेशन जी। ठीक है सर, तो आपने काफ़ी अच्छी इंटरव्यू दिलाए हैं सर, क्योंकि जिस हिसाब से आप वर्क कर रहे हैं काफ़ी लोग आपको देख के मोटिवेट होंगे, क्योंकि है ना, क्योंकि कई लोग मेरे को कमेंट्स करते हैं कि सर ग्रुप डी की जो जॉब है बहुत टफ जॉब है, और आपने जिस हिसाब से इंटरव्यू दिया है काफ़ी अच्छा दिया है सर, और काफ़ी मोटिवेट होंगे आपको देख के लोग। ठीक है, तो सर आप लोग ट्रैकमैन के बारे में कुछ कहना चाहेंगे कि ट्रैक मेंटेनर लोग अगर क्योंकि ग्रुप डी की जो वैकेंसीज होती है उसमें ज़्यादातर पोस्ट ट्रैक मेंटेनर की ही होती है, तो जो अपकमिंग स्टूडेंट्स जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं यही कहूँगा कि अगर आपका ट्रैकमैन पोस्ट में हो जाता है तो आप घबराइए मत, यहाँ आइए, अच्छे से काम कीजिए, फिजिकल वर्क हो जाएगा, एक्सरसाइज भी हो जाएगा और आगे के लिए आप अपना पैर यहाँ जमा सकते हैं। बिल्कुल, आगे के लिए। तो सर एक आध आपसे अगर बनता है तो अब कुछ शायरी हो जाए सर? शायरी क्या कहूँ, आप लोग अच्छे से कंटिन्यू मेहनत करते रहिए जी। आप लोग जितना ज़्यादा आप लोगों का जितना बड़ा सपना होगा उतना बड़ा आपको कोशिश करनी पड़ेगी, और आप जितना ज़्यादा कोशिश करेंगे आपकी कामयाबी भी उतनी ही बड़ी होगी। तो आप लोग कंटिन्यू मेहनत करते रहिए और कामयाबी की शिखर जी। सर ने बहुत अच्छी बात कही है कि दोस्तों आपकी जितनी बड़ी सपने होंगे उतने ही बड़ी आपकी कोशिश होंगी, और जितनी बड़ी आपकी कोशिश होंगी दोस्तों उतनी ही बड़ी आपको कामयाबी मिलेगी। तो सर से काफ़ी मिलकर अच्छा लगा, मिस्टर साहू सर से आपने काफ़ी अच्छा इंटरव्यू दिया है सर, और मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद काफ़ी कैंडिडेट्स लोग मोटिवेट हुए। ओके दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।